हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट और उसके कुछ क्वेश्चन तो आज हम देखने वाले हैं। इस तरह से होंगे। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे इस सेशन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.40 and 1.14 respectively. What is the value of numerical aperture? Na की वैल्यू वो पूछ रहा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है न्यूमेरिकल एपरेचर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर स्कोर n1 स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो n1 होता है वो आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो आपका n2 होता है वो क्लैडिंग का। ठीक है, बस अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करें। 1.40 का होल स्क्वायर माइनस 1.14 का होल स्क्वायर, और इसका हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और करेक्ट आंसर आने वाला 0.812। तो करेक्ट ऑप्शन इज, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था तो यहाँ पे नहीं किया कैलकुलेट। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यही आने वाला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग are the optical fibers commonly used? Options are communication, electrical transformers, musical instruments and nuclear reactors. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों? ए, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स इज मेड ऑफ अ प्लास्टिक or drawing glass. It is used for the transmission of data using light pulse traveling along with a long fiber. जनरली तीन तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? सिंगल मोड, मल्टी मोड और तीसरा होता है क्लासिकल ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, जनरली लेकिन हम सिंगल मोड और मल्टी मोड का यूज। फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज्ड इन केबल टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सर्जरी, लाइटिंग एंड डेकोरेशंस में हम ऑप्टिकल फाइबर जनरली। बट अगर हम स्पेशली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें, इट इज अ टेक्निक ऑफ अ कम्युनिकेशन in which a signal is transmitted in the form of light and optical fiber is used as a medium of transmission. ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, जो ट्रांसमीटर है और जो आपका रिसीवर है, इसके बीच में क्या चीज होती है? एक चैनल होता है। क्या होता है? चैनल होता है। ठीक है, अब ये चैनल एयर भी हो सकता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, आपका कॉपर केबल भी हो सकता है। बट अगर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो चैनल होगा ये ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर होगा, ऑप्टिकल फाइबर का इस केस, तो हमारा ये कम्युनिकेशन कहलाएगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्लियर है दोस्तों? अब जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जनरली सिग्नल्स कैसे होते हैं, देखिए जनरली क्या होते हैं, सिग्नल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं, तो इसको पहले हम लाइट में कन्वर्ट, ठीक है, ये आपका ट्रांसमिशन एंड पे होगा। तो अब लाइट आपका चैनल के थ्रू यहां से पास हो जाएगा। अब रिसीवर एंड पर क्या होगा, जो ये लाइट है वो वापस से हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस से हम इसको कन्वर्ट, तो इस तरह से होता है कि ट्रांसमिशन एंड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले आपने लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया, और फिर चैनल कैसा है मेरा, ऑप्टिकल है, तो लाइट उससे पास हो जाएगी, और रिसीवर एंड पर फिर उसी लाइट को मैं फिर वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करूँ। क्लियर है? उम्मीद है ये वाला पोर्शन, ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आई होगी। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक दो चीजें हम और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो क्या क्या है, हायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, हायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, इसी मुकाबले अगर हम बात करें मेटल, जो कॉपर केबल्स हैं हम, ठीक है, और जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा, डेटा ट्रांसमिशन ये ज्यादा होगा, ठीक है, और क्या होगा, जो पावर लॉस होगा इसमें, पावर लॉस होगा वो लेस होगा, लेस एरिया वेरी वेरी लो कह लीजिए। तो इस वजह से पावर लॉस कम होने की वजह से क्या फायदा हो गया, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है, हो जाता था, ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट भी कम है, पावर लॉस भी कम हो रहा है, बैंडविड्थ भी ज्यादा है उसका, है ना, डेटा ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो रहा है, तो बेनिफिट ही है। दूसरा एक बेनिफिट और क्या है, हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि टैपिंग नहीं हो सकती, नो टैपिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर एक डिवाइस लगाएगा केबल के ऊपर और टैप शुरू कर देगा, ठीक है, इसलिए वह बहुत सिक्योर है जो मीडियम। और क्या बेनिफिट है, यह है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी ईएमआई से इम्यून होता है, यानी इस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों है इम्यून, क्योंकि दोस्तों लाइट है वो, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वही जनरली ईएमआई से इफेक्ट होते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक बार चैनल में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑप्टिकल मीडियम में कन्वर्ट हो गया, यानी लाइट में कन्वर्ट हो गया, तो उसका उसके ऊपर ईएमआई का इफेक्ट नहीं है। का मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये इम्यून किससे होता है, इलेक्ट्रिकल नॉइज से। किस तरह की नॉइज से, इलेक्ट्रिकल नॉइज। ऐसा समझिए इलेक्ट्रिकल नॉइज कहाँ जनरेट होता है जनरल, देखिए जैसे आपका जो आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स की लाइंस आ रही हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर वो हमारे कॉपर केबल के ऊपर से कहीं जा रहा है तो उसको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मेटल है, और मेटल में जब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो क्या होता है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, जिससे जो डिस्टर्ब करता है, जो इंड्यूस कर देता है करंट दूसरे मेटल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल नॉइसेस वहां। बट यहाँ क्या है, तो यहाँ तो प्लास्टिक है मटेरियल, फाइबर में क्या है, प्लास्टिक है आपका मटेरियल, तो उसमें कुछ इंड्यूस नहीं होगा, आपका जो आपके जो सिग्नल है वो आपका लाइट है,
ठीक है, तो वहां पर भी कुछ इंड्यूस नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल नॉइज से ये बिल्कुल भी कोई इसको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर अब यहाँ हम बात कर लें, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या करता है आपका, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक। बेसिकली क्या है, ये एक तरह से आपका ट्रांसफार्मर हो गया, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो अब प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी। ठीक है, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। क्या होती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी को बेसिकली एटॉमिक एनर्जी भी एक तरह से हम कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है इस प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है वो बेटर है इससे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया सोलर हो गया है ना, सन से जो आ रहा है आपका बेसिकली सोलर हो गया। और कौन कौन सा हो गया, विंड हो गया, है ना। तो इस तरह की जितनी भी थर्मल एनर्जी हो गई, ये सब आपका रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर है, तो ये बेटर है, क्योंकि ये नेचुरल साइकिल्स जो हैं हमारे, जो हमारे नेचर ने साइकिल्स बनाए हुए चीजें करने के लिए, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग है, का मतलब ये है कि जब तक अर्थ पर एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक ये चीजें ऑटोमेटिक रहेंगी। तो बेटर है कि हम अब किसी तरह की एनर्जी के लिए भी सबसे अच्छा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज पर शिफ्ट करें। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए आप। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्टिकल लिमिट की बात करें, 200 के किलो हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स, 100 मेगा हर्ट्स, 40 गीगा हर्ट्स। तो दोस्तों जैसा हमने अभी डिस्कशन किया था, ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ है वो बहुत हायर होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 40 गीगा। ठीक है, देखिए पिछले में लेक्चर में मैंने नहीं बताया, यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका बेसिक समझ, ये जो पोर्शन हो गया ये आपका हो गया है कोर। ये में सर्कुलर होता है ना दोस्तों, एक ये बना हुआ है और एक आपका ये बना हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो सेक्शन हम ऐसे, ये कोर हो गया और ये जो दोनों पोर्शन है ये क्लैडिंग हो गई, सीएल क्लैड कर देते हैं, क्लैड। क्लियर है, अब होगा क्या, इससे होता कम्युनिकेशन कैसे होता है। देखिए ये तो ये पोर्शन तो ट्रांसपेरेंट हो गया है ना। जनरली किसका बना होता है, SiO2 का बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जनरली। अगर फिनोमिना का भी पूछने लगे तो फिनोमिना है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ये कब होगा, देखिए ये थीटा आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज्यादा होगा, थीटा सी से, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है एक क्रिटिक, अब यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये प्रोपोगेट हो जाएगा, अब यहाँ से ये इस तरह से प्रोपोगेट होता चला। ठीक है, तो इस तरह से ये
टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। अगर जो यहाँ पर थीटा आई है यानी इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। अगर उससे ज्यादा है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने ही वाला है उसको। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये समझ। अब देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि N1 कोर है और N2 क्लैडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ये N1 हो गया है और ये वाला इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लियर है। और इसी डिफरेंस की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। क्लियर है, ठीक है। और बहुत प्रिसाइज ऑर्डर होता है इसका। जो लाइट होगा जब एक बार एंटर हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे आपके, और तब वो अपोजिट एंड पर बाहर आएगा, तब वो अपोजिट एंड पर बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तब वो अपोजिट एंड पर वहां से बाहर आएगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी वर्किंग समझ आ गए, इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो कोई भी क्वेश्चन इससे ऐसा बनेगा नहीं कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, केवल फैक्ट्स को छोड़कर। ठीक है, कोई कोई स्पेशल फैक्ट्स पूछ लिया तो एक अलग बात है, वो अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा तो वो आप इजिली सॉल्व कर। ठीक है, और बहुत बहुत कम लॉस होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप। क्वेश्चन है, इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट टेक्स स्ट्रेट पाथ, पैराबोलिक पाथ, इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन को में आपको समझ आ रहा है। अब देखिए पहले थोड़ा सा ना हम समझते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, चलिए देखिए यहाँ हमने दिखाया है क्रॉस सेक्शनल व्यू फाइबर लेंथ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। हम समझ जो आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, इसमें जो कोर है, ये जो कोर है आपका, ये जो आपका कोर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ हमने ये दिखाया है जो, और जो क्लैडिंग है इसका यूनिफॉर्म है, क्लैडिंग का सेम है, कांस्टेंट है, हम नहीं कहते सॉरी, कांस्टेंट है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और जो कोर का है वो आपका एक कम होता जा रहा है, कंटिन्यूसली रिड्यूसेस विद रेडियल मूवमेंट अवे फ्रॉम द, तो जैसे जैसे हम एक्सेस से जा रहे हैं वहां वहां कम होता जा रहा है। तो इसका आर आई है यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो रिड्यूसेस विद रेडियल मूवमेंट अवे फ्रॉम। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ से पर इसका मैक्सिमम है, और जैसे यहाँ ये कम होता जा रहा है पैराबोलिकली। ठीक है, समझ आपको। अब यहाँ इसकी वजह से क्या होने वाला है ये आपको समझना चाहिए, वो क्या रहा है इसका।
कर देता हूँ। अब देखिए हो इसमें जो लाइट है आपकी, जब वो एंटर करेगी यहाँ, जब लाइट आपकी एंटर करेगी तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस करेगी रिफ्रैक्शन का, और वो बैंड होती जाएगी कोर की तरफ। यानी जो हमारी पहले हम ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन जा रही थी, वो हल्का हल्का बैंड, देखिए पहले इस तरह से अगर मान लें ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे ऐसे बैंड होती चली, क्लियर है, वो बैंड होती, वो आपकी बैंड होती चली जाएगी। ये भी अभी हम देखेंगे किस तरह से होगा। देखिए अगर क्लियर समझे तो इस तरह से ये होने वाला है, क्लियर है। यहाँ पर जो दिखाया गया है ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिखा, ये N2 है, N2 किसका है, ये क्लैडिंग का है, ये किसका है, क्लैडिंग का है। और ये N1 है, ये कोर का है। तो देखिए क्या हुआ, N2 का तो कांस्टेंट था और N1 ये चेंज होता जा रहा है। अगर हम कोर की बात करें, कोर पर मैक्सिमम है, और जैसे कोर से हम अवे जा रहे हैं, क्लैडिंग की तरफ जा रहे हैं, वो घटता जा रहा है, तो पैराबोलिक होगा। अब इसी तरह से क्या होगा, जब यहाँ पर होगा तो ये, अगर हमारा ये लाइट हमारी रे आ रही है, तो अगर ये वैसे सिंपल ऐसे चला जाता, स्ट्रेट लाइन चला जाता, तो ये धीरे 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 बैंड होता, क्लियर है। तो ये धीरे धीरे आपका बैंड होता चला जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो पाथ होने वाला है वो क्या होने वाला है, पैराबोलिक पाथ, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर पाथ क्या होने वाला है, कर्व्ड पाथ होने, क्लियर है। उम्मीद है ये वाले बात आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर फिर नहीं समझ आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें, जो भी आपके डाउट होंगे। अब ये एडवांटेज क्या है आपके ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ये तो हमें समझ आ गया दोस्तों। पहले इसका आंसर मार्क कर देते हैं। आंसर है इसका, हमने जैसे बताया, पैराबोलिक पाथ, क्लियर। अगर हम एडवांटेज की बात करें ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के, तो क्या एडवांटेज है, एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रांसमिट कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट, दूसरा डिस्टॉर्शन जो है वो लेस है इसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज क्या है, लो लाइट कपलिंग, लो लाइट कपलिंग एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इसका डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया, क्लियर है दोस्तों। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सिर्फ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे, क्लियर है, क्लियर दोस्तों। अब देखिए पैराबोलिक पाथ होने की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर जो पैराबोलिक पाथ है की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, रिफोकसिंग ऑफ द सिग्नल विद द कोर इज इंक्रीज, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटा रेट बढ़ जाए, क्लियर। क्या है, ड्यू टू पैराबोलिक पाथ क्या होगा, रिफोकसिंग ऑफ सिग्नल विद इन कोर इज इंक्रीज। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा जो डेटा रेट है, जो आपका डेटा रेट है वो, ठीक है दोस्तों, क्लियर। दोस्तों उम्मीद है
ये वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर समझ आ गया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हम कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर दोस्तों यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कर रहिए अपनी लाइफ को, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिखिए, हम उस पर एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। जो भी आपका कोई टॉपिक है, आपको कोई टॉपिक लगता है ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।